हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। सर ये तो अपन ने पहले भी ज्ञात कर ली, परंतु यहाँ पे एक विशेष स्थिति दे रखी है जब परावैद्युत पदार्थ है वो अंशतः भरा हुआ हो या आंशिक भरा हुआ हो, यानी कि ये आपके पास एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र दिख रहा है। ये इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है जिसे आप स्मॉल डी से कह रहे हैं, इस पूरी दूरी के अंदर एक आपने विशेष प्रकार की परावैद्युत की पट्टिका रख दी है। एक विशेष प्रकार का परावैद्युत पदार्थ आपने भर दिया है, परंतु इसकी शर्त यह है कि ये परावैद्युत पदार्थ है वो इसके बीच की खाली जगह को पूरी रूप से नहीं भर रहा है, आंशिक रूप से भर रहा है। यानी प्लेटों के बीच में ये परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद अब भी कुछ ऐसी जगह बची हुई है जहां पे वायु, हवा या निर्वात की स्थिति बनी हुई है। क्लियर है? तो इस स्थिति में आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। यहाँ पे जाने से पहले अपने को कुछ एक बातें हैं उनको याद करना है, उनको सीखना बहुत जरूरी है, जो अपन ने इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। पहला ये है कि यदि मान लीजिए इस समांतर प्लेट के बीच में कंप्लीटली निर्वात होता, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, उस समय इसकी धारिता कितनी होती? सर C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ए है प्लेटों का एरिया और डी है इनके बीच की दूरी। दूसरा अपन बात करते हैं कि यदि इन दोनों प्लेटों के बीच जितनी भी जगह है उसको एक प्रकार के परावैद्युत पदार्थ से पूर्ण रूप से भर दिया जाए, यानी पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ यदि भरा हुआ है और वो जो पदार्थ है उसका परावैद्युतांक कितना हो, एप्सिलॉन R, तो उस स्थिति में इस कैपेसिटर की धारिता कितनी हो जाएगी? सर निर्वात की स्थिति की जो धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी है उसको आप परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परावैद्युत की स्थिति में धारिता आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आज आपके पास एक विशेष स्थिति है, वो ये कह रहा है ना तो इसमें कंप्लीटली निर्वात है और ना ही इसमें पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, यानी निर्वात की स्थिति भी होगी और परावैद्युत पदार्थ की स्थिति भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम नजर आ रहा है इसको अपन समझते हैं। ये मेरे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी पहली और दूसरी प्लेट दोनों का एरिया समान है और इन दोनों के बीच की दूरी है वो d है और इनका क्षेत्रफल कितना कितना लिया अपन ने, a लिया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसे आवेशित करेंगे। तो इस कैपेसिटर की दोनों परतों के ऊपर एक के ऊपर धनावेश और दूसरे के ऊपर ऋणावेश चला जाएगा। कितना कितना जाएगा, इसको आपने प्लस q कह दिया और इसको माइनस q कह दिया। ठीक है, अब इस परावैद्युत पदार्थ को इस संधारित्र के बीच में रखा जाता है और इस पट्टिका की मोटाई कितनी है, T मोटाई है और ये जो T है वो इस D से छोटा ही रहेगा, कम ही रहेगा। और ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसका परावैद्युतांक कितना है उसको अपन कह देते हैं एप्सिलॉन R है। तो अभी आपको जितनी भी बातें यहाँ पे दे रखी हैं या फिर अपन मान करके चल रहे हैं उन सबको अपन एक पैराग्राफ के रूप में लिख लेना चाहिए। सबसे पहले कैपेसिटर की बनावट की बात करते हैं, उसके आवेशन की बात करते हैं और उसके बाद में उनके बीच में जो पट्टिका रखी हुई है उसकी मोटाई और उसके परावैद्युतांक के बारे में लिख लेना चाहिए। डेरिवेशन जब कभी भी आप सोल्व करें तो आप लोगों ने कक्षा 10 में जो गणित के अंदर आपने प्रमेय सिद्ध करी है वो मेथड आपको यूज़ करना है। सबसे पहले क्या क्या बातें आपको दे रखी है वो लिख लीजिए, उसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है वो लिख लीजिए और उसके बाद में जो उपपत्ति प्रूफ का पोर्शन आता है वो लिखना होता है। ठीक है, तो इस बनावट के बारे में क्या लिखा है अपन ने, क्या लिखना चाहिए अपने को, ध्यान दें। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिन्हें q आवेश से आवेशित किया गया है, साधारण बातें हैं जो अभी अपन ने सुनी है समझी हैं, उन्हीं को पैराग्राफ के रूप में लिखना है। आवेशित किया गया है और अब क्या करना है, इनके मध्य, किसके, प्लेटों के मध्य T मोटाई की, और जहां पे ये जो मोटाई है, क्या ये मोटाई है वो इस D से ज्यादा हो सकती है, नहीं होगी। तो इसको अपन यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे कि T है वो छोटा है D से। उस पदार्थ की एप्सिलॉन R परावैद्युतांक है, यानी अपन ने लिखा है कि इनके मध्य T मोटाई की एप्सिलॉन R परावैद्युतांक की पट्टिका रख देते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है, ये जो बाहर वाला आवेश है,
इन आवेशों की वजह से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे मैं कह देता हूं ई वेक्टर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब ये परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा तो धनावेशित प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज और ऋणावेशित प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये वैद्युत ध्रुवण के कारण हो रहा है। आप जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे और इनके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू को अपन क्या कह देते हैं? ई डैश कह देते हैं। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है जो परिणामी विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो तरह के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। एक निर्वात के माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा जो किसके बराबर होगा? ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके बराबर ही तीव्रता होगी, और ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाएगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, तो इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों का परिणामी विद्युत क्षेत्र अपन लिख लेंगे। तो अपने पास दो तरीके के विद्युत क्षेत्र हो रहे हैं, तो पहले अपन सेपरेटली दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो वायु वाले भाग में ये जो खाली वाली जगह है यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा? बाहर वाला ही होगा। तो अपने सिंपल लिख दिया कि वायु के भाग में विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये बात अपन ने इससे पिछले वीडियो में जब आपने परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस टॉपिक को आगे समझने से पहले ऊपर आई बटन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इस टॉपिक से पहले के जो वीडियोज हैं प्लीज़ आप उनको अच्छे तरीके से समझें। अगर वो क्लियर हैं तो आगे का पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब आप मुझे बता दें कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है? सर आवेश घनत्व होता है। कितना लिखूं आवेश घनत्व? आवेश घनत्व होता है कि आवेश बटा एरिया। तो एरिया कितना प्लेटों का? ए है, बटा में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। इस इक्वेशन को आप नंबर 1 डाल दीजिए। तो ये कहाँ हो गया? विद्युत वायु के भाग में जो खाली जगह है वहां पर विद्युत क्षेत्र हो गया। दूसरा विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इस बीच वाले पराविद्युत पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो उसको अपन लिखने के लिए थोड़ा सा नीचे का स्पेस क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना होगा पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। देखिए वायु वाले भाग का जो विद्युत क्षेत्र है उसको अपन ई नोट कह देते हैं ताकि आपको निर्वात की स्थिति की कहानी हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम के अंदर भी आपको यहाँ पे ई नोट लिख लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि वायु वाले भाग की बाद में जो परावैद्युत माध्यम है उसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो उसके विद्युत क्षेत्र को अपन ई आर से लिख देते हैं या ई एम से लिख देते हैं या फिर ई वन से लिख देते हैं। एक ही तो परावैद्युत पट्टिका है, E1 लिख देता हूं मैं। तो ये जो E1 है वो कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि परावैद्युत जो माध्यम होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देता है। कितना कम करता है? पहले चैप्टर में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि निर्वात के अंदर जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके बटा में उसके परावैद्युतांक का भाग लगा दीजिए। तो इस माध्यम का परावैद्युतांक आपने कितना लिया है? एप्सिलॉन आर लिया है। तो इतना परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है? ये जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका कैलकुलेशन करने के बाद में है। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? बाहर वाले विद्युत क्षेत्र में से इस पराविद्युत पट्टिका का जो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र आ रहा है दोनों का परिणामी वैल्यू है। ठीक है, तो इस पराविद्युत पट्टिका के अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? परिणामी और बाहर वाला दोनों का रिजल्ट। तो E1 से लिखा है आपने, जो निर्वात के बटा में उसके परावैद्युतांक का भाग लगाने से आ जाता है। ठीक है, अब निर्वात के विद्युत क्षेत्र कितना है? सर अभी आपने ऊपर लिखा है ये निर्वात का ही तो है, तो इसको लिख लीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में एप्सिलॉन R, समीकरण नंबर 2। अब ये जो निर्वात वाला विद्युत क्षेत्र है वो भी यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा
और ये जो माध्यम वाला विद्युत क्षेत्र है वो भी इसके अंदर विभव उत्पन्न करेगा। तो दोनों का अलग अलग विभव निकाल लें और दोनों प्लेटों के बीच का टोटल विभव यदि आपको निकालना है या दोनों प्लेटों के विभव में अंतर, विभवांतर यदि आपको निकालना है तो निर्वात की स्थिति का और पराविद्युत स्थिति का दोनों के विभव को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर कितना हो जाएगा भैया, बराबर लगा दीजिए। किससे लिख दूं मैं, वायु के भाग का विभवांतर, वायु भाग का विभवांतर, सिंपल बात है, समझ में आ रही है। वायु के भाग का विभवांतर प्लस परावैद्युत माध्यम का जो होगा, परावैद्युत माध्यम का विभवांतर, सिंपल है, परावैद्युत माध्यम का विभवांतर। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो परिणामी विभवांतर को किससे लिखूं मैं, वायु के भाग के विभवांतर को कैसे निकालूं। विभवांतर क्या होता है, V इज इक्वल्स टू, पहले वीडियो में आपने पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू ED। D का मतलब है उनके बीच की दूरी, उस भाग की मोटाई या वायु के उस भाग की मोटाई जिसमें वायु भरी हुई है। तो टोटल दूरी कितनी है, D है, उसमें से T भाग में क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ। तो वायु भाग की मोटाई कितनी हो जाएगी, सर D में से T घटा दीजिए, ये जो बचा हुआ गैप है वो आपका वायु के भाग का क्षेत्र हो जाएगा। तो उसकी दूरी को करने के लिए अपने को क्या कर देना चाहिए, वायु के भाग का विद्युत क्षेत्र आपने लिखा है यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दूरी से। कितनी दूरी के अंदर वायु है, सर D माइनस T दूरी में वायु है, तो ये वायु के भाग का विभवांतर हो गया। ठीक है, प्लस लगा दीजिए पराविद्युत माध्यम का विभवांतर, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी, विद्युत क्षेत्र कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A। समीकरण नंबर 2 से वैल्यू लिख दी, इनटू में इसकी मोटाई, कितनी मोटाई है इसकी, T मोटाई है, तो ये आपने T मोटाई डाल दी, तो ये आपके पास टोटल विभवांतर आ गया। देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा है कि धारिता निकालने का सिंपल एक ही मेथड है, आपको फाइनली जाना कहाँ है, धारिता की परिभाषा में C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V पे जाना है। Q आपके पास है, आपको विभवांतर चाहिए, तो यहाँ पे विभवांतर है वो दो तरीके का होगा, एक परावैद्युत माध्यम का और एक निर्वात का। अब विभवांतर निकालने के लिए आपको इनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को दूरी से गुणा करना होता है। तो पहले अपने को इसके अंदर दोनों अलग अलग माध्यमों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अपन ने निकाल ली, सिंपल है। अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, ध्यान दें थोड़ा सा, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल्स टू Q कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, बिल्कुल, A भी कॉमन आ रहा है। पहले पोर्शन में से क्या बच गया, सर D माइनस T बच गया, बढ़िया। दूसरे में से क्या बच गया, इसमें सर T अपॉन एप्सिलॉन R बच गया, T अपॉन एप्सिलॉन R, ये वैल्यू आपके पास इसके अंदर रह जाती है। तो इतनी अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। दिक्कत बताएं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। किसकी परिभाषा ले लें, सिंपल आपको जाना कहाँ है, धारिता निकालनी है, तो सिंपल धारिता की परिभाषा से, सर धारिता की परिभाषा लगा दीजिए। तो धारिता की परिभाषा क्या कहती है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो Q आपको दे रखा है, कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर कितना आवेश है, Q आवेश है, और ये वैल्यू ले लीजिए। ध्यान देना भैया, ये जितना भी पोर्शन है यहाँ पे इस टर्म के ऊपर, इस स्टेप के ऊपर 99% गलती होने की संभावना रहती है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मुझे सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x। और अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सर qx हो जाएगा। और ये v कहाँ है, इसके बटा में है, तो बटा में है, तो जब आप इसको गुणनफल में लेकर के आओगे तो संख्या उलट जाएगी, उलट जाएगी, तो आपके पास qx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a है, तो एप्सिलॉन नॉट a कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और qx कहाँ रह जाएगा, बटा में। तो q को तो मैं यहाँ पे q लिख देता हूँ और x की वैल्यू को वापस यहाँ पे उसी फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। तो d माइनस टी
प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे गलती से ये पोर्शन है वो आपके ऊपर चला जाता है, यहाँ पे क्यू ने क्यू को काट दिया, सिंपल है। अब आप इसको दोबारा लिख लीजिए, सॉल्व करके लिख लीजिए, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d ले लूं, मैं d को बाहर ले लूं, सिंपल सा d को बाहर ले लीजिए, माइनस लगा दूं, बढ़िया। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, सर माइनस आपने यहां पे लगा रखा, उसको बाहर कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया। जैसे ही आप माइनस टी कॉमन लेंगे, इस पोर्शन में से कितना माइनस टी बाहर आ गया, तो क्या बच गया सर, 1 बच गया। इसमें से माइनस बाहर कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस टूट करके किस में रह जाएगा, माइनस में रह जाएगा। टी बाहर आपने लिख ही लिया, तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाती है, तो ये आपके पास धारिता की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू, कब, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम है, उसको आंशिक रूप से भर दिया जाए। सिंपल बात समझ में आ रही है, तो ये आपके पास यहां पे इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कंपटीशन एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। बहुत सतर्क होकर के आपको इसके आगे का पोर्शन समझना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, ये जो धारिता C है, ये निर्वात की धारिता की अपेक्षा ज्यादा है या कम है, ये बता दीजिए मुझे। आपने एक बात पढ़ी है कि निर्वात की स्थिति में जितनी धारिता होगी, यदि आप कैपेसिटर की प्लेटों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से उसकी धारिता है वो बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी वो डिपेंड करता है उस पट्टिका की मोटाई पर और उसके परावैद्युतांक पर। बट सिंपल बेसिक फंडामेंटल, परावैद्युत पदार्थ भरते ही उसकी धारिता है वो निश्चित रूप से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये बात आपको यहां पे कह रही है कि जैसे ही आपने पट्टिका रखी, उस परावैद्युतांक की वैल्यू के कारण उस संधारित्र की धारिता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनना कि जैसे ही आपने इस कैपेसिटर के अंदर परावैद्युत पट्टिका रखी तो इसकी धारिता है वो इंक्रीज हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस परावैद्युत पट्टिका को उस संधारित्र के अंदर ही रखना है, परंतु अपन जानते हैं कि धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है, परावैद्युत पट्टिका रखते ही जैसे उसके बीच की दूरी कितनी थी, d थी, ठीक है। अब आपने t मोटाई की पट्टिका रखी, पट्टिका रखने पर उसकी धारिता है वो बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको उस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को एक दूसरे से दूर करना है, और कितना दूर करना है कि उसकी जो धारिता है, जो बढ़ी हुई धारिता है, वो पहले वाली धारिता के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन को दोबारा सुने कि कैपेसिटर की पट्टिकाओं के बीच में आपने कोई परावैद्युत पट्टिका रखी जिससे उसकी धारिता इंक्रीज हो गई, और पट्टिका की मोटाई आपके पास t दे रखी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी को कितना बढ़ाया जाए कि उस संधारित्र की धारिता है वो पहले वाली धारिता के बराबर हो जाए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये धारिता होती है निर्वात के अंदर किसी कैपेसिटर की। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो D के माइनस में व्यंजक दिख रहा है, इसका मात्रक क्या होगा। सर 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, इसका तो कोई मात्रक ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ब्रैकेट के अंदर तो मात्रकहीन राशि है, ब्रैकेट के बाहर t दे रखा है जो कि मोटाई है, यानी कि सर मोटाई में से यहाँ पे आप मोटाई कम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। यदि मैं कैसे भी करके ये जो वैल्यू माइनस में यहाँ पे लिखी हुई है इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d रह जाएगी। यानी कि इसके पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो d थी उसमें से कितनी कमी हो गई, सर उसमें कमी हो गई t इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की कमी हो गई। और जितनी परावैद्युत पट्टिकाओं के बीच की दूरी में कमी हुई है, अगर उतनी ही दूरी आप बढ़ा देंगे तो उस कैपेसिटर की बढ़ी हुई धारिता पहले वाली धारिता के इक्वल हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पे सिंपल सा रिजल्ट है कि उस प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आपको इतनी बढ़ा देनी है। ये जो ब्रैकेट के बाहर ये जो पूरी वैल्यू माइनस के बाद में दिख रही है, इतनी दूरी यदि आप बढ़ा देंगे तो उस कैपेसिटर की जो धारिता है वो पहले वाली धारिता के बराबर हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को और इस आंसर को अपन यहां पे ट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दें। अब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बढ़ाई जाए कि धारिता पहले के समान प्राप्त हो। क्वेश्चन क्लियर है? तो इस फॉर्मूले के अंदर जो आपने डी में के अंदर से जो वैल्यू यहां से माइनस करी है वही वैल्यू आपको यहां पे लिखनी है। उतनी ही दूरी यदि आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो पहले के समान हो जाएगी। बात क्लियर है? चलिए अब अपन ये जो फॉर्मूला अपना यहां पे लिखा है इसको अपन देखते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, यदि मान लीजिए इस टी की जो वैल्यू मैं 0 कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि सर आपने जो परावैद्युत पट्टिका रखी थी उसकी मोटाई 0 हो गई। और यदि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच पट्टिका की मोटाई 0 हो गई, इसका मतलब कंप्लीटली उस बीच के भाग में हवा या निर्वात की स्थिति है, कोई परावैद्युत नहीं है जब आपने उसकी मोटाई को 0 कर दिया। तो जैसे ही आप इसकी मोटाई को 0 करेंगे ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा और वैल्यू रह जाएगी C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो क्या है? निर्वात की धारिता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अपन ने देखा कि अपना ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो यहां पे कंप्लीटली सही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक बात और बताएं कि यदि वो जो पट्टिका आपने रखी है वो किसी परावैद्युत पदार्थ की न होकर के धातु की रख दें तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? सोच के बताओ कि यदि आप परावैद्युत पदार्थ की जगह कोई धातु की पट्टिका रख दें तो उस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? आप मुझे बताएं कि धातु का परावैद्युतांक जो एप्सिलॉन आर होता है वो कितना होता है? सर धातु के लिए तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? सर 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। टी से 1 को मल्टीप्लाई करो, टी हो जाएगा। देन डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं नीचे नोट डाल करके लिख लेता हूं। तो अपने नोट में लिखा है कि धातु की पट्टिका रखने पर धारिता कितनी होगी। तो आप मुझे बताएं, ऊपर तो सर एप्सिलॉन नॉट A चल रहा है, बढ़िया। बटा में क्या चल रहा है? D है। और इसकी वैल्यू को आपने यहां पे सोल्व करके कितना कर दिया था? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, T से मल्टीप्लाई किया तो T हो गया। तो सर यहां पे केवल D माइनस T रह जाता है। तो D माइनस T रह जाता है। यानी एक बात समझ में आ गई कि यदि आप किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच यदि कोई परावैद्युत पट्टिका रखते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि उस प्लेटों के बीच की दूरी है वो उस पट्टिका की मोटाई के बराबर कम हो जाती है। D माइनस टी है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 mm है और अगर आपने 1 mm की कोई परावैद्युत पट्टिका रख दी तो सीधा सीधा 2 mm में से 1 mm गया, 1 mm के बीच की प्रभावी दूरी मान ली जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये इसका एक विशेष नोट है और इसके ऊपर डिपेंडेंट कई सारे प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल नंबर अपन 10 सोल्व करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो अपने को यहाँ पे लिख लेना चाहिए पहले A इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि प्लेटों के मध्य की दूरी 0.01 मीटर है। तो D इक्वल्स टू लिख लेता हूं मैं 0.01 मीटर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एक एबोनॉइट की प्लेट रखी जाती है जिसका परावैद्युतांक 3 दे रखा है। तो T इक्वल्स टू आपके पास 6 mm हो गया। तो T इक्वल्स टू 6 mm, क्यों ना mm को मीटर में बदल लें, तो 6 × 10⁻³ मीटर लग जाएगा। और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है? सिंपल 3 दे रखा है। तो एप्सिलॉन आर के इक्वल्स टू अपन ने 3 रख लिया। संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? चलिए C इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T।
ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लिखूं क्या, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, अभी अपन ने पढ़ा है, वैल्यू रख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट तो सर निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस 12। एरिया कितना दे रखा है, 2 10 की पावर माइनस 2, लिख लीजिए यहां तक। ठीक है सर, सिंपल हो गया। बटा में चलिए, दूरी कितनी दे रखी है, डी का मान, इसको मैं पॉइंट हटाऊं तो 10 की पावर माइनस 2 लिख दूं क्या, बिल्कुल सर 10 की पावर माइनस 2 लिख दीजिए। माइनस टी की वैल्यू, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख दीजिए। बढ़िया, ये 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो गया। चलिए अब सॉल्व करते जाएं, तो मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0, 16 और 1 17 का 7 हाथ का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, ये, और ऊपर 10 की पावर को सोल्व कर लेता हूँ तो ये मेरे पास माइनस का 14 हो जाता है। ठीक है, नीचे चलिए, ये 10 की पावर माइनस 2 चल रहा है, माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो गया। 2/3 में 3 इससे जाएगा 2 बार, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ये होगी सर 17.70, 10 की पावर माइनस का 14, और बटा में 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, माइनस 2 का 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे, तो c इक्वल्स टू कितना रह जाएगा, c इक्वल्स टू रह जाएगा सर, ये तो 17.70, 10 की पावर माइनस 14 चल ही रहा है। सिंपल है भैया। चलिए, तो अगर मैं इसको 10 की पावर माइनस 3 बनाना चाहूं तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 10 की पावर माइनस 3 बनेगा। तो 10 की पावर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो नीचे 6 रह गया, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 नीचे की वैल्यू आ गई। भाग लगा दीजिए, 6 दूनी 12, पॉइंट 5 17 57, तो 9 6 54, 3 30 हो गया, तो 6 5 30, 10 की पावर नीचे माइनस 3 है, ऊपर जाएगा प्लस का 3 होगा, तो ऊपर 10 की पावर माइनस 11 वैल्यू रह जाएगी। अब अपन यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 11 है, अगर मेरे पास माइनस का 12 हो जाए तो मैं उसे पीको कह दूंगा। तो इसे 10 की पावर माइनस 12 यानी संख्या को बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये दशमलव को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा आगे खिसका देता हूँ, तो 29.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड हो गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 29.5 पिको फैरड। कितना लिख सकते हैं, 29.5 पिको फैरड। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल, आपको जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको सबसे पहले लिखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूले में वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में इसके आगे एक एग्जाम्पल अपनी बुक में और दे रखा है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, और जनरली ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के हूबहू प्रश्न के साथ मिलते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 11, तो इसको अपन चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है। क्या कह रहा है, पढ़िए स्क्रीन के ऊपर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसके प्लेटों के बीच की दूरी D है। यदि प्लेटों के बीच में मध्य में 3/4 D मोटाई की एक एप्सिलॉन R परावैद्युतांक भर दिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता कितनी हो जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि धारिता C डैश है, दैट इज इक्वल्स टू सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, D माइनस T, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, C दे रखा है, तो C की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगी। तो प्रारंभिक जो धारिता है उसका फॉर्मूला तो ये है, और बाद की जो धारिता है वो C डैश हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पे T की वैल्यू दे रखी है, चूंकि T दे रखा है, T कितना दे रखा है सर, 3/4 D दे रखा है, यानी मोटाई का 3/4 है, और परावैद्युतांक एप्सिलॉन R दे रखा है। तो सिंपल आप यहाँ पे C डैश की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो मेरे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 3/4 D, 1 माइनस 1 अपॉन
एप्सिलॉन आर। सिंपल है। इसमें से आप चाहें तो डी को कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू को अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सी डैश इज इक्वल्स टू, सर ऊपर तो एप्सिलॉन नॉट ए है, बढ़िया है। इसका बेटा एलसीएम ले लीजिए। तो सर इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन आर माइनस 1, और बटा में क्या चल रहा है, एप्सिलॉन आर बटा में चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 एप्सिलॉन आर। इसमें और इसमें डी है, डी को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस दिस। ठीक है, अब आप इसको एप्सिलॉन आर को और सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए है, बटा में मेरे पास डी चल ही रहा है। इसका भी एलसीएम ले लीजिए 4 एप्सिलॉन आर। तो ये आपके पास ऊपर हो गया 4 एप्सिलॉन आर, ब्रैकेट को ओपन कीजिए -3 एप्सिलॉन आर, और माइनस में 3 हो गया। ठीक है, और बटा का ये जो 4 एप्सिलॉन आर यहाँ पे जो एलसीएम में आया था वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं 4 एप्सिलॉन आर कह देता हूँ। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। सी डैश इज इक्वल्स टू, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जो डी है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जो डी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी सर 4 एप्सिलॉन आर सी, बटा में क्या रह गया सर, बटा में 4 एप्सिलॉन में से 3 एप्सिलॉन आर घटाया तो 1 एप्सिलॉन आर रह गया, और माइनस में आपके पास 3 रह गया। बात क्लियर है? दिक्कत बताएं इसमें, सॉल्व कीजिए, देखें इसको। तो आप देखेंगे तो ये माइनस जो है आपका, ये माइनस इस माइनस को क्या बना रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी अपन ने गलती कर दी है, प्लस का हो रहा है, तो ये प्लस का 3 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर इसकी जो धारिता है वो ये रह जाती है। तो आप मुझे बताएं कि इसकी जो प्रारंभिक धारिता थी, कितनी थी प्रारंभिक धारिता, सी, उसका कितना मल्टीप्लाई हो गया, 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3 वैल्यू आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो परिणामी धारिता है उसका व्यंजक आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से अपन ने एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, निर्वात में वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। यदि पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पट्टिका भर दी जाए तो उसकी वैल्यू है वो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाती है। आज का जो अपना टॉपिक था वो था कि कोई परावैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा जाता है। तो आंशिक रूप से भरने पर आपके पास फॉर्मूला ये वैल्यू आ जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। देखिए ये जो फॉर्मूला है वो आप जब देखेंगे तो प्रारंभ में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, याद करने में मुश्किल होगा, परंतु बार बार जब आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे तो एक दिन बाद में आपको ये जाना पहचाना सा लगने लग जाएगा। ठीक है, अपन इसका अगला टॉपिक है वो भी इसी वीडियो के अंदर कर सकते हैं, परंतु वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो आज के लिए केवल अपन ये इतना सा ही टॉपिक पढ़ेंगे। कल का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आपके पास मान लीजिए कोई ये कैपेसिटर है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। आज आपने क्या किया था कि इस कैपेसिटर के बीच में कोई इस प्रकार से एक पट्टिका रखी थी। कल के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, कल के वीडियो में अपन देखेंगे कि उस कैपेसिटर के बीच में इस प्रकार से अलग अलग परावैद्युतांक की अलग अलग मोटाइयों की बहुत सारी पट्टिकाएं रख दी जाएंगी, और इस प्रकार से जब पट्टिकाएं रख दी जाएंगी तो उसकी धारिता है वो कितनी हो जाएगी, तो उसको अपन कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम आपको और बेहतर गुणवत्तापूर्ण टॉपिक्स दे पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।